ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। इससे पहले अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे फोर्स्ड डैम्प्ड वाइब्रेशंस, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सिस्टम है जिसमें दिस इज द सिस्टम, तो इस सिस्टम में हम लोगों ने क्या देखा था, ये आपका मास था, ये ऊपर स्प्रिंग फोर्स या डैम्पिंग फोर्स हो गया, नीचे ऑसिलेटिंग फोर्स हो गया। ऑसिलेटिंग फोर्स एक तरीके से बोल सकते हो पीरियोडिक फोर्स है। पीरियोडिक फोर्स एक तरीके का ऐसा फोर्स है जिससे कि आपको कोई भी सिस्टम एक पर्टिकुलर लाइन के अलाउंड ऑसिलेट करेगा अबाउट ए फिक्स पॉइंट, है ना। आप लोग जानते हो कि ऑसिलेटिंग फोर्स क्या होता है, जिसमें जो ऑसिलेटिंग फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हो। पीरियोडिक मोशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक तरीके से ये हार्मोनिक मोशन ही है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके। तो इसमें हम लोगों ने ये एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद हमें ये पता चला कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में दो पार्ट्स हमारे पास प्रेजेंट है। एक पार्ट है पहला वाला जो कि आपका CF है, ये वाला सिस्टम, ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये आपका CF है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। और ये वाला जो पार्ट है सेकेंड पार्ट, इट इज कॉल्ड PI, दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये जो सिस्टम आप देख रहे हो इस वाले पार्ट के अंदर स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन शो नहीं हो रही, नहीं दिख रही सर। इस सिस्टम में हमने ये देखा कि दो चीजें हैं। आपका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ रहा है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन आ रहा है। एक पहला वाला टर्म है जो कि x e to the power minus xi ओमेगा n t sin ओमेगा dt प्लस phi 1, और दूसरा टर्म है f नॉट अपॉन s माइनस m ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस c ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, sin ओमेगा t माइनस phi। तो इसमें ये देख रहे हो कि ये जो पहला वाला टर्म है x e to the power minus xi ओमेगा n t d, ये क्या है? एम्पलीट्यूड है ना। ये क्या है? एम्पलीट्यूड है कि नहीं? यस सर। ये एम्पलीट्यूड हो गया। और ये एम्पलीट्यूड कैसा है? ये एक ऐसा एम्पलीट्यूड है जो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। देखो इसमें टी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें टी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस वाले में देखो टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम है, वो सिस्टम में ज्यादातर प्रॉपर्टीज या सिस्टम का रिस्पॉन्स अगर टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो वो रिस्पॉन्स कैसा होता है? ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है। वो रिस्पॉन्स ट्रांजिएंट हो रहा है ना, तो पहला जो पार्ट है वो कौन सा रिस्पॉन्स देता है? ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ठीक है। आप लोगों ने हीट ट्रांसफर पढ़ा होगा। हीट ट्रांसफर में क्या पढ़ा था? अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन पढ़ा था कि नहीं? स्टेडी स्टेट होता था, एक अनस्टेडी स्टेट होता था। अनस्टेडी स्टेट को बोलते थे ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब है कि टाइम के साथ हीट ट्रांसफर चेंज हो रहा है। पढ़ा था कि नहीं? यस सर। तो यही है कि इस वाले केस में क्या हो रहा है, पहला वाला जो पार्ट है सिस्टम का, इस सॉल्यूशन का पहला वाला जो पार्ट है जो कि CF है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, उसमें हमने देखा कि जो एम्पलीट्यूड हो रहा है, जो सिस्टम का रिस्पॉन्स हो रहा है, वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और जो दूसरा वाला सिस्टम है, इस सिस्टम का जो एम्पलीट्यूड हो रहा है दैट इज f नॉट अपॉन s माइनस m ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस c ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये अंडर रूट, ये इस पर अंडर रूट लगा है, इसमें कहीं भी टाइम नहीं आ रहा है। तो ये जो रिस्पॉन्स होगा सिस्टम का, ये जो एम्पलीट्यूड होगा वो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स होगा। स्टेडी, ये स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है। स्टेडी स्टेट का मतलब है इफ द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम डजंट डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। ये स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स हो गया, और वो अनस्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स हो गया। अनस्टेडी स्टेट का मतलब है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हो गया जो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। अब अगर मैं ऐसा करूं, कुछ ऐसा करूं कि पहले वाला पार्ट 0 हो जाए। अगर मैंने कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दिया, कैसा अरेंजमेंट? जब टाइम की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, जब टाइम की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो मैंने देखा कि पहला वाला पार्ट जो होगा वो e टू द पावर माइनस 0 हो जाएगा। यहाँ पर e टू द पावर माइनस 0 क्या होता है? 0, सॉरी, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ बनेगा e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। जैसे ही इसकी वैल्यू 0 हुई तो हमने देखा कि पहला वाला पार्ट हो गया खत्म। तो इस सिस्टम के पास केवल और केवल कौन सा रिस्पॉन्स रह गया? स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, ठीक है। इस सिस्टम के पास कैसा रिस्पॉन्स रह गया? स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला इफ t is going to be infinity, then in that case the amplitude a is equals to f naught upon s minus m, f naught upon under root s minus m omega square का होल स्क्वायर प्लस c ओमेगा होल स्क्वायर, c ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो ये ही केवल सिस्टम के पास रिस्पॉन्स रह जाएगा, जिसकी मैंने एक और मॉडिफाइड फॉर्म लिखी, ये वाली, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स इज गिवन दिस वन। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, जिसकी एक और फॉर्म होती है f a इक्वल्स टू, इसकी एक और फॉर्म मैंने आप लोगों को बताई थी,
A इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन एस अंडर रूट 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जाई ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर। ठीक है, ये रूट के अंदर है वाला टर्म। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को समझ में आ गई कि स्टेडी स्टेट रिस्पांस क्या होता है और अनस्टेडी स्टेट रिस्पांस क्या होता है। हाँ जी, यस यस सर। अच्छा, पीरियोडिक या हार्मोनिक का मतलब समझ में आ गया। ऐसा कोई मोशन हो रहा है जो एक स्ट्रेट लाइन में अगर कोई मोशन होगा तो पीरियोडिक मोशन होता है। ठीक है, दैट इज रिपीटिंग इटसेल्फ। ठीक है, तो एक तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन याद रखना है कि भाई एम्पलीट्यूड जो होगा स्टेडी स्टेट रिस्पांस का वो ये वाला होगा जब टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इस वाले एक्सप्रेशन को देखो, इससे पहले वाले को, इसमें क्या आपको कहीं ओमेगा एन दिखाई दे रहा है? टेल मी, कि इसमें आपको कहीं ओमेगा एन दिखाई दे रहा है या नहीं? इज इट विजिबल? नहीं। तो हम ये कह सकते हैं जब हम स्टेडी स्टेट रिस्पांस की बात करेंगे उस केस में सिस्टम का जो रिस्पांस होगा वो केवल और केवल अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। हाँ जी, बोल सकते हैं कि नहीं, इसमें ओमेगा एन तो आ नहीं रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं जब हम स्टेडी स्टेट रिस्पांस की बात करेंगे इन दैट केस द एम्पलीट्यूड ऑफ रिस्पांसेस डजंट डिपेंडिंग अपॉन ओमेगा एन। ओमेगा एन का मतलब क्या हो गया? ना तो वो एस पर डिपेंड कर रहा है ना वो एम पर। मतलब ये हो गया कि वो आपका जो सिस्टम है, वो सिस्टम का जो एम्पलीट्यूड है वो उस वाइब्रेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ना तो एस पर ना एम पर। और यही क्या होता है स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है? when the response of the system doesn't depending upon the properties। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होगा कि वो प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ, और चेंज का कोई फर्क, कोई भी सिस्टम है उस सिस्टम की प्रॉपर्टीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही तो स्टेडी स्टेट होता है। प्रॉपर्टीज नॉट चेंजिंग, तो प्रॉपर्टीज का इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। अच्छा, जनरली ये देखा गया है, जनरली क्या देखा गया है, अगर मैं आपको एक बात बोलूं ये वाला कि अभी मैंने देखा कि ए जो होता है वो होता है एफ नॉट अपॉन अंडर रूट एस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसका इधर मल्टीप्लाई करूं तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या? एस ए स्क्वायर एस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ नॉट स्क्वायर। क्या ये हो जाएगा? यस सर। ये हो गया? अभी कोई ज्वाइन किया? अच्छा, एक मिनट रुको। ठीक है सर। तो इसमें आप लोगों ने एक चीज नोटिस की कि मैंने इसको इस तरीके से लिखा। अब एक बात और बताओ, अगर मैं एक ट्राइंगल फॉर्म करता हूं लाइक इस तरीके से ट्राइंगल, ठीक है, यहां पर मैं लिख दूं एफ नॉट। ठीक है, यहां पर मैंने क्या लिख दिया? एफ नॉट लिख दिया, और यहां मैंने लिख दिया ए सी ओमेगा लिख दिया। ठीक है, और यहां लिख दिया मैंने एस ए माइनस एम एम ओमेगा स्क्वायर। तो आप मुझे ये बताओ, क्या ये सही बैठ जाएगा, फिट बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा? ट्राइंगल आप लोगों को पता होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, यही तो बोलती है ना, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, है कि नहीं? बोलो भाई। यस सर। ये तो पाइथागोरस थ्योरम होगी। तो बस कुछ नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि ये जो एम्पलीट्यूड होता है एफ नॉट की जो वैल्यू होती है वो बाकी, ये आपका कौन सा फोर्स हो गया? एक तरीके से डैम्पिंग फोर्स, और ये हो गया स्प्रिंग फोर्स और इनर्शिया फोर्स का डिफरेंस। ठीक है, ये दोनों। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि एस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। थोड़ा सा याद होना चाहिए, अगर पूछा जाता तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा मैंने बेसिक आइडिया आप लोगों को दे दिया है इसमें। चलिए, अब बस ये हो गया, आपको एक रिलेशन आपको मिल गया कि एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट रिस्पांस क्या होता है। ठीक है, चलिए अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो यहां पर फिनिश हो गया अभी ये। ठीक है, ये हो गया फिनिश। अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन फैक्टर की। मैग्निफिकेशन फैक्टर, जो हालांकि मैंने आप लोगों को असाइनमेंट में दिया था। मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या होता है? इट इज द रेशियो, अगर मैग्निफिकेशन फैक्टर की बात करता हूं मैं,
तो मैग्निफिकेशन फैक्टर इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स, है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स क्या है ये ए ही तो था हमारा, क्यों भाई, सही है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स एंड स्टैटिक डिफ्लेक्शन, स्टैटिक डिफ्लेक्शन under the action of force F नॉट जो फोर्स है उसके अंदर अगर स्टैटिक डिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या हो जाएगा भाई, ये तो आपका हो गया A और नीचे क्या आ गया आपका F नॉट, तो मतलब स्टैटिक डिफ्लेक्शन अगर हम F नॉट के अगेंस्ट स्टैटिक डिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो आपका F नॉट अपॉन S नहीं आ जाएगा, F नॉट अपॉन S, ये स्टैटिक डिफ्लेक्शन हो जाएगा अगेंस्ट द फोर्स F नॉट, बोलो क्यों? यस सर। अगर ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, अगर यहां पर मैंने F नॉट फोर्स लगाया तो इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, F नॉट अपॉन S ही तो होगा। यस सर, F नॉट अपॉन S। तो यही हो गया, इन दोनों का रेशियो क्या होता है, मैग्निफिकेशन फैक्टर। अभी आप लोगों को चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस A की वैल्यू पुट करूंगा दोनों, इस A की एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स और इन दोनों की वैल्यूज पुट करूंगा। आपको याद होनी चाहिए वैल्यूज, देखो A की एक ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं पहले, अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूं तो मैग्निफिकेशन फैक्टर इट इज इक्वल्स टू फाइनली जो हो जाएगा आपका, इट इज इक्वल्स टू S अपॉन अंडर रूट S माइनस M ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस C ओमेगा का होल स्क्वायर। बताओ ये ठीक है? यस सर। ये ठीक है, क्योंकि F नॉट से F नॉट कट जाएगा। चाहो तो आप देखो यहाँ पे A क्या है, F नॉट अपॉन अंडर रूट S माइनस M ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस C ओमेगा का स्क्वायर, तो S ऊपर चला जाएगा, F नॉट से F नॉट कट जाएगा। और अगर मैं इसका एक और रिलेशन लिखना चाहूं तो वो भी याद रखना है, दूसरे वाली फॉर्म में जहां पर इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा n स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जाई ओमेगा अपॉन ओमेगा n स्क्वायर। ये दोनों रिलेशन आपको याद रखने हैं, यू हैव टू रिमेंबर दीज टू रिलेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहां से, ठीक है? ये रिलेशन आपको याद रखना है। ये अभी हम ट्रांसमिसिबिलिटी वगैरह भी पढ़ेंगे आगे, तब भी ये रिलेशन दोबारा से आपको माइंड में आएगा, दोबारा से याद होगा। तो जनरली हम ये देख सकते हैं कि जो आपका मैग्निफिकेशन फैक्टर होता है वो दो चीज पर डिपेंड कर रहा है। मैग्निफिकेशन किस किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो ओमेगा अपॉन ओमेगा एन के रेशियो पर डिपेंड कर रहा है और दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है, डैम्पिंग फैक्टर जाई पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है? मैग्निफिकेशन फैक्टर इन दोनों चीजों पर आपका डिपेंड करता है, ठीक है? अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने जाई 0 रखा, सपोज इफ जाई इज इक्वल टू 0 और ओमेगा अपॉन ओमेगा एन इज इक्वल टू 1, जाई 0 रखो, ओमेगा अपॉन ओमेगा एन 1, मैं आगे वाली क्लास स्लाइड में दिखा देता हूं। मैग्निफिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जाई ओमेगा अपॉन ओमेगा एन। अगर मैं जाई 0 रखूं तो ये वाला टर्म खत्म हो गया, ठीक है? और अगर मैंने ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का रेशियो 1 रखा, ये क्या बता रहा है, व्हाट इज दिस? बताओ। 0 ही आएगा सर। अच्छा 0 आएगा? अबे भैया ये इन्फिनिटी हो जाएगा, मैग्निफिकेशन फैक्टर कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब ये हो गया। हाँ सर, मतलब इन्फिनिटी 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा ना। मैं सर उसकी बात कर रहा था, सर स्क्वायर की। अच्छा, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर ये इन्फिनिटी हो गया, मतलब ये इन्फिनिटी कब पॉसिबल है, ये नीचे वाला टर्म 0 हो गया, मतलब एम्पलीट्यूड जो है वो आपके बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, एम्पलीट्यूड इज वेरी हाई,
है ना। तो आपको एक कंडीशन पता होगी, इसको हम बोलते हैं क्या, रेजोनेंस। मैंने आपको क्लास में कई बार बताया था रेजोनेंस क्या होता है, जब सिस्टम की फ्रीक्वेंसी, ये सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा एन, अगर सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी तो उस केस में आपका सिस्टम रेजोनेंट कंडीशन में होगा और एम्पलीट्यूड इतने बढ़ जाएंगे कि आपका सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, योर सिस्टम विल बी ब्रेक। तो ये याद रखना है, ये रिलेशन आपको याद रखना है, बाकी ज्यादा चीजें नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद इसके न्यूमेरिकल में आपको कराऊंगा, बस दो ये कुछ रिलेशन याद रखने चाहिए। मैं अगला टॉपिक बता रहा हूं, वाइब्रेशन आइसोलेशन एंड ट्रांसमिसिबिलिटी। वाइब्रेशन आइसोलेशन एंड ट्रांसमिसिबिलिटी। एंड ट्रांसमिसिबिलिटी, ये भी मैंने आप लोगों को असाइनमेंट में दिया था। वाइब्रेशन आइसोलेशन एंड ट्रांसमिसिबिलिटी। अब देखो होता क्या है, जनरली आप कोई भी मशीन है, हर एक मशीन की अगर हम बात करते हैं, अगर ये मेरी मशीन है कोई भी और इस मशीन पर अनबैलेंस्ड पार्ट है, ठीक है, ये मेरी एक मशीन है और यहां पर कोई अनबैलेंस्ड मास है, क्या है, अनबैलेंस्ड मास है। ठीक है, सो अगर अनबैलेंस्ड मास है इसका मतलब ये सिस्टम पूरी तरीके से बैलेंस्ड नहीं है, तो यहां पर क्या प्रोड्यूस होंगे, सो वाइब्रेशंस विल बी प्रोड्यूस्ड। क्यों भाई, वाइब्रेशंस होंगे कि नहीं होंगे बताओ। आप लोगों ने देखा होगा जब आप साइकिल चला रहे हो, सपोज है ना, साइकिल चला रहे हो और साइकिल चलाते चलाते अगर आपकी साइकिल का जो पहिया है, साइकिल का जो पहिया है अगर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है तो क्या करने लगता है, आपका सिस्टम वाइब्रेट करने लगता है कि नहीं करता है। क्यों भाई, पहिया टेढ़ा होने का मतलब क्या है, अनबैलेंस्ड हो गया सिस्टम, तो सिस्टम वाइब्रेट करेगा। ठीक है कि नहीं, अरे बोलो ना। यस सर। सिस्टम वाइब्रेट करेगा, तो हम क्या करते हैं, इन सिस्टम को, कोई भी अगर मशीन है जहां पर अनबैलेंसिंग है तो वहां पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे, हम क्या करते हैं, नीचे एक फाउंडेशन लगा देते हैं, उस मशीन को फाउंडेशन पे रखते हैं कि नहीं रखते हैं बताओ। फाउंडेशन पे रखते हैं कि नहीं रखते हैं, टेल मी। यस सर। ठीक है, तो इस मशीन के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो किसको ट्रांसफर हो जाते हैं, फाउंडेशन को ट्रांसफर हो जाते हैं डायरेक्टली। अगर मान लिया कि कोई भी वाइब्रेशन आया, वो सारे के सारे वाइब्रेशंस फाउंडेशन को गए और फाउंडेशन के जाने के बाद सीधे अर्थ को ट्रांसफर हो जाते हैं, ये जहां भी ये सिस्टम रखा गया है। ठीक है, बट दिस मेथड इज नॉट द करेक्ट वन। इससे क्या होगा, आपका सिस्टम बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा, योर सिस्टम विल ब्रेक वेरी फास्ट। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, जो सिस्टम के पास वाइब्रेशन आए, हमने सारे के सारे वाइब्रेशन दूसरे सिस्टम को दे दिए, तो दिस इज नॉट अ गुड टास्क, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस एंड वी ऑलवेज वांट्स टू एस्केप दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। हम हमेशा इस टाइप की सिचुएशन से बचना चाहते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, ऐसा क्या हो हमारे पास, ऐसा क्या हो जिससे कि ये जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन वाइब्रेशंस को हमें क्या करना है, आइसोलेट कर देना एक तरीके से। ठीक है, वाइब्रेशन को क्या करना है, आइसोलेट कर देना एक तरीके से। ठीक है, और एब्जॉर्ब कर लेना है, दूसरा आइसोलेट करना है और एब्जॉर्ब कर लेना है, आइसोलेट करना और एंड एब्जॉर्ब। ठीक है, सो जनरली वी हैव टू फर्स्ट द थिंग्स, ये समझ में आ गया ना, वाइब्रेशन आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब क्या होता है। वाइब्रेशन आइसोलेशन का मतलब है कि अगर कोई सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है आपका, ठीक है, तो वाइब्रेशन ट्रांसमिट हो जाएंगे फाउंडेशन को, जहां पर आपकी मशीन इंस्टॉल हुई है। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस है, दिस प्रैक्टिस इज नॉट डिजायरेबल। हेंस हम क्या चाहते हैं कि जो भी फोर्स, जो भी वाइब्रेशंस आ रहे हैं, उन वाइब्रेशंस को हमें सबसे पहले क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू, सो बिफोर transmitting the vibrations we have to what, diminish, we have to diminish the forces। जो वाइब्रेशंस जा रहे हैं, जो फोर्सेस जा रहा है हमारे पास, वाइब्रेटिंग फोर्स जा रहा है, उसको डिमिनिश करना है, मतलब कम करना है या खत्म करना है, कम करना है उसको। ठीक है, और ये खत्म कैसे करेंगे,
वाइब्रेशंस को डिमिनिश करने के लिए कौन सी डिवाइसेस यूज करते हैं हम? डैम्पर्स। Dampers. So we use hence the vibrations transmitting by the machines before transmitted to the foundation. We have to transfer those vibrations through the springs, dampers, etc. तो क्या होगा, जो वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड होगा, जो फोर्स ट्रांसफर होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। Hence whether we are using the springs, dampers or some other material or some other isolating material. क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं लगाएंगे डायरेक्टली, अगर सिस्टम जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं उनको आइसोलेट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सिस्टम फेल हो जाएगा। अब बताओ, पहली चीज समझ में आया कि क्यों क्या करते हैं हम? सिस्टम हमारा वाइब्रेट हो रहा है अनबैलेंसिंग की वजह से, तो वो अनबैलेंसिंग की वजह से जो वाइब्रेशंस होंगे उन वाइब्रेशंस को हम डायरेक्टली क्या करते हैं, ग्राउंड में भेज देते हैं, जो एक सही प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, बिफोर ट्रांसमिटिंग द वाइब्रेशन वी हैव टू डिमिनिश द वाइब्रेशंस, वी हैव टू डिमिनिश द फोर्सेस बाय अप्लाइंग सम स्प्रिंग्स और डैम्पर्स और बाय यूजिंग सम अदर आइसोलेटिंग मटेरियल्स। एग्जांपल बताओ भाई कुछ आइसोलेटिंग मटेरियल्स के, टेल मी द नेम। बताओ भाई। सर ऑयल। अच्छा, अरे मतलब सर, मतलब उसको जैसे यूज नहीं करते हैं सर उसमें। ये बताओ, लेथ मशीन सुनी है? यस सर। उसके लेग्स किसके बने होते हैं? लेग सर कास्ट आयरन के सर। तो कास्ट आयरन कैसा मटेरियल है? डैम्पिंग मटेरियल नहीं है, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब नहीं करता है क्या? बिल्कुल सर, यस सर। बैट भी इसी का ही कास्ट है। हाँ बिल्कुल। तो या तो कुछ मटेरियल्स आप यूज कर लोगे या स्प्रिंग्स या डैम्पर्स को। मतलब ये हो गया, अगर वाइब्रेशंस हमारे पास आ रहे हैं, सपोज ये आपके वाइब्रेशंस यहां से आए, ठीक है, और ये आपका फाउंडेशन है, ये क्या है, फाउंडेशन है। तो ये वाइब्रेशंस को फाउंडेशन तक जाने से पहले बीच में हम क्या करते हैं, कुछ मटेरियल्स यूज करेंगे, या तो हम मटेरियल यूज करते हैं, या हम स्प्रिंग्स यूज करते हैं, या डैम्पर्स यूज करते हैं। ठीक है, इस टेक्निक को बोलते हैं वाइब्रेशन आइसोलेशन, जिससे कि जो वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और आपके वाइब्रेशंस जो है वो मशीन को अफेक्ट नहीं करते हैं, सिस्टम को अफेक्ट नहीं करते हैं, सिस्टम की एफिशिएंसी को अफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ट्रांस। अब देखो, ये तो हो गया वाइब्रेशन आइसोलेशन। वाइब्रेशन आइसोलेशन का मतलब समझ में आ गया कि जो वाइब्रेशंस जा रहे हैं उसको आप डायरेक्टली फाउंडेशन को ना भेजें, उन वाइब्रेशंस को पहले आप डिमिनिश करो, या तो कुछ मटेरियल्स लगा करके, जैसे कास्ट आयरन हो गया, या डैम्पर्स या स्प्रिंग्स लगा करके उन वाइब्रेशंस को क्या करो, डिमिनिश कर दो, मतलब एक तरीके से खत्म कर दो या कम कर दो। ठीक है, ये हो गया वाइब्रेशन आइसोलेशन। अब मैंने मान लिया कि यहां से जो फोर्स आया, अप्लाइड फोर्स कितना आया, Fi। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मैंने आपसे बोल दिया कि जो वाइब्रेशन का एक तरीके से फोर्स आया, वाइब्रेटिंग फोर्स आया Fi, और जो मैंने फाउंडेशन को ट्रांसमिट किया वो हो गया Ft। सपोज वाइब्रेशंस पे फोर्स अप्लाई कितना हुआ, Fi इज द अप्लाइड फोर्स, और Ft क्या है, द फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन। इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं हम ट्रांसमिसिबिलिटी। क्या बोलते हैं, ट्रांसमिसिबिलिटी। तो ट्रांसमिसिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ द फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन टू द फोर्स अप्लाइड, ठीक है, हाँ जी, इज इट क्लियर? तो बोलो तो सही। सर यस सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाइब्रेशन ट्रांसमिसिबिलिटी। क्या हो गया, शॉर्ट में इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्रांसमिसिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन to the force applied। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि फोर्स ट्रांसमिटेड कितना होता है। अब अगर आप यहां देखोगे, इससे पहले वाले में, यहां पर क्या है, ये आपकी मशीन
ये आपका फाउंडेशन, ये आपकी मशीन। बीच में क्या लगाओगे भाई? स्प्रिंग लगाओगे या डैम्पर लगाओगे? क्यों भाई, लगाओगे कि नहीं? स्प्रिंग लगाओगे, डैम्पर लगाओगे, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट ट्रांसमिटिंग फोर्स कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ, अगर मैं ट्रांसमिटिंग फोर्स की बात करता हूं, Ft की बात करता हूं, और नीचे Fa की बात करता हूं, अप्लाइड फोर्स की बात करता हूं, तो ये ट्रांसमिटिंग फोर्स कितना हो जाएगा? एक तो स्प्रिंग फोर्स का स्क्वायर प्लस डैम्पिंग फोर्स का स्क्वायर। क्यों? ये तो हो जाएगा फोर्स ट्रांसमिटेड। यस सर। ठीक है, इसी को यहां से सॉल्व करेंगे तो फाइनली मैंने आपको बता दिया था कि जो फोर्स ट्रांसमिटेड होता है आपका, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट एस ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड के हिसाब से देखते हैं, एस ए स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ए का। ठीक है, और फाइनल में एक्सप्रेशन अब आप लोगों को लिख देता हूं, ज्यादा इधर उधर ना घुमाते हुए, सीधे जो ट्रांसमिसिबिलिटी का फाइनल रिलेशन लिख रहा हूं, कैसे आया एक बार देख लेना आप लोग। Ft अपॉन एफ नॉट। एफ नॉट जो फोर्स है हम लोगों ने देखा था, अप्लाइड फोर्स है ना, अप्लाइड फोर्स देखा था कि एफ नॉट जो हम लोग अप्लाई कर रहे थे अभी तक, उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट 1 प्लस 2 साई ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 साई ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर। ये रिलेशन आप लोगों को रट जाना चाहिए, ये वाला भी कुछ नहीं, बस ऊपर वाले टर्म में क्या ऐड हो गया है? 1 प्लस ये वाला टर्म, 1 प्लस ये वाला टर्म ऊपर आ गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसमिसिबिलिटी। ये ट्रांसमिसिबिलिटी का फॉर्मूला है, Ft अपॉन एफ नॉट। ओके, बताओ। यस सर। अब देखो इसमें कुछ कंडीशंस है। अगर मैं पहली वाली केस अगर मैं बात करूंगा एट रेजोनेंस, अगर मैं रेजोनेंस की बात करता हूं तो रेजोनेंस पे क्या हो जाएगा? ओमेगा अपॉन ओमेगा एन कितना आ जाएगा? 1। और जब ओमेगा अपॉन ओमेगा एन 1 आ गया तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, ये वाला टर्म 1 हो जाएगा। तो जाई कितना, ट्रांसमिसिबिलिटी कितना, ये क्या आ जाएगा आपका? फोर्स अप्लाइड। ट्रांसमिसिबिलिटी को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया है इन्होंने, तो चलो कोई नहीं, हम टाउ से एप्सिलॉन से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, या तो टाउ से रिप्रेजेंट करें, एप्सिलॉन से, टाउ से कर लेते हैं। ठीक है, किससे करना है बताओ? टाउ से ही करना। चलो, तो टाउ क्या हो जाएगा? ट्रांसमिसिबिलिटी क्या हो जाएगी? यहां पर आपका आ जाएगा 1 अंडर रूट में आ जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये 2 जाई बचेगा यहां पे, तो 1 प्लस 2 जाई स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बचेगा? 2 जाई बचेगा बस, है ना। ये तो खत्म हो जाएगा टर्म, और यहाँ पे ये स्क्वायर हट जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म आ जाएगा। अब अगर ये बता रहा हूं मैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आप लोगों को। तो हम लोगों ने ट्रांसमिसिबिलिटी का रिलेशन देखा, अगर रेजोनेंस की बात करेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस 2 जाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 2 जाई। ठीक है, चलिए अब एक और केस इसमें बोल रहा हूं, व्हेन नो डैम्पर इज यूज्ड, नो डैम्पर इज यूज्ड, तो क्या हो जाएगा? ये दूसरा केस है, ये पहला केस है। दूसरा केस बताओ, जब डैम्पर नहीं यूज कर रहे हैं तो। अगर इसमें डैम्पर यूज नहीं होगा तो ये जाई घट जाएगा, कि भाई डैम्पर अगर यूज नहीं हो रहा है तो जाई 0 हो जाएगा ना, जाई 0 हो जाएगा। जाई 0 का मतलब है ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास केवल एक टर्म बचेगा, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन प्लस माइनस 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर। ये रिलेशन है। ठीक है, चलो अब एक बात यहां से क्वेश्चन आता है, समझ लेना। यहां से क्वेश्चन कई बार आया है, कई एग्जाम में आया है। किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है इसमें बस याद रखना है आपको, व्हेन इसमें अंडर रूट 2 के हिसाब से चलना है। ठीक है, अंडर रूट 2
जब ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का रेशियो बड़ा होगा √2 से, तो जाई छोटा हो जाएगा 1 से। ठीक है, अगर ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का रेशियो जो है 1/2 से कम होगा तो जाई कैसा हो जाएगा? 1 से कम। देख लो यहां पर, अगर ओमेगा अपॉन ओमेगा एन की वैल्यू √2 से कम है, मतलब ज्यादा है, √2 से ज्यादा का मतलब मैंने इसको 2 लिख दिया। ठीक है, √2 से ज्यादा हो गया मतलब 2 लिखा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 - 4 कितना हो गया? 3, तो 1/3, तो जाई 1 से कम हो गया कि नहीं? ठीक है। दूसरा केस, जब ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का रेशियो √2 से कम होगा तो जाई बड़ा हो जाएगा 1 से। और तीसरा केस, जब ओमेगा अपॉन ओमेगा एन की वैल्यू √2 के बराबर हो जाएगी तो जाई हो जाएगा आपका 1। अब इसका मतलब क्या है? नॉट जाई, जाई नहीं है, ये टाउ है, सॉरी, ये टाउ है, नॉट जाई, ट्रांसमिसिबिलिटी है ये, ट्रांसमिसिबिलिटी, सॉरी, ये टाउ की वैल्यू है, नॉट जाई, ये टाउ की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ट्रांसमिसिबिलिटी हो जाएगी। तो ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब ये टाउ क्या था? एफ फोर्स ट्रांसमिटेड अपॉन फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड। अब अगर टाउ की वैल्यू 1 से ज्यादा का मतलब क्या है? कि ये वाला वैल्यू अप्लाइड फोर्स कम है, ट्रांसमिटेड फोर्स ज्यादा है। क्यों? अगर टाउ 1 से बड़ा कब होगा? जब इसकी वैल्यू कम होगी, तभी तो ये ज्यादा होगा, मतलब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ट्रांसमिटेड फोर्स से कम है। ठीक है, सेकंड वाला केस। अरे बोलो तो सही यार। यस सर। ज्यादा हो रहा है क्या? ज्यादा ही हो रहा है मुझे लग रहा है। नहीं सर, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यहां से क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो मैं फालतू टाइम क्यों दे रहा हूं यार? चाहता मैं डायरेक्ट बता देता चीजों को, ये खत्म करके ये रिलेशन याद रखो, खत्म कहानी। ठीक है, जब ओमेगा अपॉन ओमेगा एन के अंडर, ये √2 याद रखना है बस आपको, इसमें √2 के हिसाब से आंसर आना है। अगर ये √2 से ज्यादा है तो ट्रांसमिसिबिलिटी कम होगी, अगर ये 2 से कम है तो ये ज्यादा होगा, और अगर ये बराबर है √2 के तो ये बराबर होगा। अब टाउ की वैल्यू 1 से कम का मतलब क्या है? अगर टाउ 1 से कम कब होगा? जब ये ज्यादा हो जाएगा, मतलब अप्लाइड फोर्स जो है वो ट्रांसमिटेड फोर्स से ज्यादा है, तो पहला केस होगा। अप्लाइड फोर्स जो है ट्रांसमिटेड फोर्स से कम है तो दूसरा केस हो जाएगा, और अप्लाइड फोर्स ट्रांसमिटेड फोर्स के बराबर है तो ये तीसरा केस हो जाएगा। मतलब जब जितना फोर्स ट्रांसफर करना चाहते हो उतना ही फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं, आप लोगों को ये चीजें याद रखनी चाहिए। ओके, यस सर। चलिए, तो इसके बाद ये वाला वाइब्रेशन आइसोलेशन लगभग चीजें खत्म हो गई हैं। अब मैं टाइम कितना हो गया अभी? तो 2:45। वर्लिंग ऑफ शाफ्ट बता देता हूं आप लोगों को। इसमें हालांकि एक कंसेप्ट और देखना पड़ेगा आपको। इसमें हालांकि ये चीजें आपको याद रखनी है कि जब 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसमें एक चीज और मैं बता देता हूँ। हाँ बोलो सर, हम जाई की वैल्यू की जगह C/cc लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लग सकते हो भाई। जैसे क्योंकि बुक्स में सर कहीं यहाँ जाई दे ही नहीं रखा है सर, सब जगह C/cc लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, यही तो होता है बेटा, डेफिनेशन तो यही होती है C/cc। ठीक है, ठीक है, चलो। अच्छा, एक इसमें याद रख लेना, जो केस हमारा है जब जाई की वैल्यू, सॉरी ट्रांसमिसिबिलिटी की वैल्यू 1 से कम होती है ना, ट्रांसमिसिबिलिटी की वैल्यू 1 से कम होती है, इस केस को बोलते हैं डैम्पिंग जो है वो डेट्रीमेंटल हो जाती है आपकी। डैम्पिंग बिकम्स डेट्रीमेंटल। अब इसका मतलब मुझे बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म डैम्पिंग बिकम्स डेट्रीमेंटल? हाँ बोलो, कौन बताएगा? यस बोलो भाई। ये क्वेश्चन पूछा गया है भैया, पूछा गया है किस केस में जो डैम्पिंग होती है वो हमारी डेट्रीमेंटल हो जाती है। डेट्रीमेंटल का मतलब समझते हो कि जितना फोर्स हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं वो उतना फोर्स ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे हैं, तो सिस्टम के अंदर वाइब्रेशंस अभी भी प्रेजेंट हैं।
डेट्रीमेंटल का मतलब होता है आपके वाइब्रेशंस कैसे हैं अभी, हानिकारक हैं, हानिकारक हैं आपके लिए। ठीक है, इसीलिए हम इस पर ऑपरेट नहीं करते हैं। जब ट्रांसमिसिबिलिटी की वैल्यू 1 से कम होती है तो उस टाइम पे हम बोल सकते हैं आपकी डैम्पिंग कैसी है, डेट्रीमेंटल है, जो डैम्पिंग इज डेट्रीमेंटल। ओके, ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं टॉपिक और, हालांकि न्यूमेरिकल मैं अब इकट्ठे ही कराऊंगा, न्यूमेरिकल से इकट्ठे कराऊंगा, पहले थ्योरी वाला कंप्लीट करा देता हूं। इसके बाद एक टॉपिक और आता है वर्लिंग ऑफ शाफ्ट, इंपॉर्टेंट है ये आपका न्यूमेरिकल, वो भी है, एक्सपेरिमेंट भी आपको करना है। ठीक है, वर्लिंग ऑफ शाफ्ट, वर्लिंग ऑफ शाफ्ट। वर्लिंग ऑफ शाफ्ट क्या होता है, आप लोग चीजें समझना। किसी को कोई आइडिया है कि वर्लिंग ऑफ शाफ्ट होता क्या होगा बेसिकली? देखो, वर्लिंग ऑफ शाफ्ट का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरे पास ये बियरिंग है, ठीक है, और इस बियरिंग पे क्या है, ये एक शाफ्ट लगी है। ठीक है, ये बियरिंग है आपकी और इस बियरिंग पे क्या है, शाफ्ट है, और इस शाफ्ट पे मैंने क्या कर रखा है, एक रोटर लगा दिया है। क्या लगा दिया, एक रोटर लगा दिया, लाइक दिस। ठीक है भाई, हेलो, यस सर, यस सर। ये रोटर लगा है, बीच में रोटर रखा है, आप फ्लाईव्हील समझ लो यार, फ्लाईव्हील समझ लो इस तरीके से। यस। अब होगा क्या कि जब ये रोटर है, ये फ्लाईव्हील है आपका, ये रोटर किसी ना किसी एंगुलर वेलोसिटी से मान लिया ओमेगा से मूव कर रहा है। अब होगा क्या कि जब इस रोटर की बात करेंगे, इस रोटर का कुछ ना कुछ मास होगा कि नहीं होगा। अभी मैंने बोला ये आपका रोटर मूव नहीं कर रहा है, सपोज मैं इसको दोबारा से बना देता हूं। सर मोहसिन वेटिंग में है। अच्छा, एक मिनट रुको, देखो बिल्कुल सही बोला। भी जैसे मैंने ये मान लिया आपको कि ये एक रोटर था, सॉरी ये एक शाफ्ट है, उस शाफ्ट पर मैंने एक रोटर को माउंट किया है। ये रोटर को क्या किया हुआ है, मैंने माउंट किया हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, इस रोटर का कुछ ना कुछ मास होगा, क्यों भाई, इस रोटर का कुछ ना कुछ मास होगा कि नहीं होगा? तो होगा क्या, इस मास की वजह से आपका जो रोटर है वो थोड़ा बहुत नीचे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। बताओ, नीचे डिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा? यस सर, यस सर, हो जाएगा। और इसका मतलब ये होगा कि इसका जो सीजी पहले यहां था, इसका सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस रोटर का पहले इस ग्रीन वाली एक्सिस पे था, अब वो डिफ्लेक्ट होकर के नीचे शिफ्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं इनिशियल एसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? इनिशियल एसेंट्रिसिटी ई। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत? अभी तक कुछ नहीं। अब अगले वाले केस में मैंने ये देखा कि भाई जैसे ही मास ये डिफ्लेक्ट हो गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, और मैं इसको जैसे ही घुमा रहा हूं विद सम एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो होगा क्या, ये वाला जो मास है वो थोड़ा सा और डिफ्लेक्ट हो जाएगा नीचे। क्या ये थोड़ा सा और डिफ्लेक्ट होगा कि नहीं हो जाएगा नीचे? थोड़ा और डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ड्यू टू व्हाट? किस वजह से हो जाएगा बताओ? एंगुलर वेलोसिटी की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि जो डिफ्लेक्शन हुआ है इस मटेरियल के अंदर, ये इस तरीके से बेंड हो गई है आपकी शाफ्ट। ठीक है, आपकी शाफ्ट जो है वो इस तरीके से बेंड हो गई है। ओके, तो अब क्या हो गया कि मैंने ये देखा कि जो शाफ्ट है आपकी, उस शाफ्ट में जो टोटल डिफ्लेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये आपकी शाफ्ट है, ये आपकी बियरिंग है, और ये डिफ्लेक्शन हो गया आपका, और ये आपका लगा है बीच में रोटर। ठीक है, यहां पर ये इसका डिफ्लेक्शन हो गया ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल
यहां से यहां तक का तो जो हो गया, ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, और यहां से यहां तक का जो डिफ्लेक्शन हो गया दूसरा वाला, ये एसेंट्रिसिटी की वजह से हो गया, और ये पहला वाला जो है वो वाई है। समझ में आ रहा है? मैं दोबारा से बना देता हूं। ये शाफ्ट, ये बियरिंग, ठीक है, ये आपकी बियरिंग, ये हो गई डिफ्लेक्ट, इस तरीके से डिफ्लेक्ट, और जो आपका रोटर है तो नीचे आ गया है, और ये इसका मान लिया सीजी है, डिस्टर्ब्ड सीजी। ये यहां से यहां तक का जो टोटल डिफ्लेक्शन है, यहां से यहां तक का ये जो टोटल डिफ्लेक्शन है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक तो यहां से यहां तक और दूसरा होगा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो ये वाला है एसेंट्रिसिटी की वजह से, और ये पहला वाला जो है वो हमने मान लिया है ड्यू टू द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वजह से, ठीक है। इस रोटर का जो सेंटर ऑफ मास होगा, यहाँ पर बाहर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा होगा, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है रोटर का, ठीक है। ये रोटर है आपका, ये आपकी शाफ्ट है, ये आपकी शाफ्ट है, और ये बियरिंग्स है, बियरिंग्स है, ठीक है, ये आपकी बियरिंग्स है। तो होगा क्या, जब अगर ये रोटर आपका घूमेगा तो रोटर घूमने की वजह से इसमें और स्टैटिक डिफ्लेक्शन हो जाएगा। इस शाफ्ट में क्या होगा, अगर इसकी स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, मास इनटू, अगर इसका मास m है तो m r ओमेगा स्क्वायर, r क्या हो जाएगा y प्लस ई इंटू ओमेगा स्क्वायर, अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर एक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? This will be the centrifugal force that will be acting in the outside condition। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से अगर इस फोर्स की वैल्यू, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू अगर एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगी तो आपका जो सिस्टम होगा वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। होगा क्या कि जब आपका सिस्टम वाइब्रेट करने लगेगा, आप एक स्पीड बढ़ाते जाओगे तो होगा क्या, एक टाइम के बाद आपका सिस्टम क्या होगा, वो इतना डिफ्लेक्ट हो जाएगा बीच से, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो जाएगा बीच से सिस्टम का, कि ये जो शाफ्ट होगी वो कैसी हो जाएगी, फेल हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता जाएगा और आपका सिस्टम बीच से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वजह से आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, एक स्पीड होती है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड, ये इसके बाद क्या होता है, एक होती है क्रिटिकल स्पीड। क्रिटिकल स्पीड क्या होती है, it is the speed at which the shaft tends to vibrate violently in a transverse direction. It is the speed at which the shaft vibrates violently, violently, violently in the transverse direction, in the transverse direction, ठीक है। ट्रांसवर्स डायरेक्शन का मतलब है अगर ये शाफ्ट है तो इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो उस स्पीड पे क्या होता है, वो स्पीड होती है, इसको हम वर्निंग स्पीड भी बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है विपिंग स्पीड, WHIPPING, विपिंग स्पीड भी बोलते हैं, और इसको कभी कभी क्रिटिकल स्पीड भी बोलते हैं, याद रखना, इसको क्रिटिकल स्पीड भी बोलते हैं, ठीक है। क्रिटिकल स्पीड, विपिंग स्पीड और वर्निंग स्पीड इज दैट स्पीड ऑफ शाफ्ट एट विच द शाफ्ट टेंड्स टू वाइब्रेट वायोलेंटली इन अ ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आपकी शाफ्ट बहुत तेजी से वाइब्रेट करती है, ठीक है, वायलेंटली वाइब्रेट करती है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अब हम इसकी एनालिसिस करना चाहते हैं, एनालिसिस कैसे करेंगे। अगर हम देखना चाहें तो जनरली होगा क्या, नीचे की ओर जनरली होता क्या है, अगर मैंने मान लिया लेट एस इज द शाफ्ट स्टिफनेस, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी एलिमेंट है उसकी हर एक
एलिमेंट की कुछ ना कुछ स्टिफनेस होती है, शाफ्ट जो होगी उसकी स्टिफनेस भी होगी। ई मान लिया हमने इनिशियल, ई इज द इनिशियल एसेंट्रिसिटी, ठीक है, सेंट्रिसिटी ड्यू टू द वेट ऑफ द रोटर, रोटर के वेट की वजह से। और इसके बाद हमने मान लिया अगला केस मास, रोटर का मास है, मास ऑफ द रोटर, m इज द मास ऑफ द रोटर। और एक और ले लेते हैं, y इज द एडिशनल डिफ्लेक्शन ऑफ रोटर ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ओमेगा मान लिया हमने एंगुलर स्पीड, इज द एंगुलर स्पीड, ठीक है, ऑफ द रोटर, शाफ्ट या रोटर। अब अगर देखा जाए तो होगा क्या, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो नीचे की ओर काम कर रहा है, और एक फोर्स ऐसा होगा जो इसको ऊपर की ओर, इसकी ओरिजिनल पोजीशन में रिस्टोर करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। शाफ्ट की स्टिफनेस की वजह से होगा कि नहीं, ठीक है। इस केस में क्या करना है, सो इन दिस केस अंडर इक्विलिब्रियम अगर शाफ्ट फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा, तो आपको पता है कि भाई अगर ऐसा नहीं होता, अगर कोई अपोजिंग फोर्स नहीं होता, तो आपकी जो शाफ्ट थी वो तुरंत ही ब्रेक हो जाती कि नहीं, क्योंकि वहां पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, एक ऐसा रजिस्टिंग फोर्स लग रहा है जो उस मटेरियल को ब्रेक नहीं होने दे रहा है, आपकी शाफ्ट को ब्रेक नहीं होने दे रहा है, ठीक है। तो इस वाले केस में अंडर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा इट विल बी इक्वल टू शाफ्ट स्टिफनेस, या आप चाहो तो उसको बोल सकते हो resisting force due to shaft stiffness, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो जाएगा, मास इंटू ई इंटू वाई इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये स्प्रिंग की स्टिफनेस और डिफ्लेक्शन वाई इसके बराबर हो गया, बोलो, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे एम ई ओमेगा स्क्वायर प्लस एम वाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एस वाई, ये वाला टर्म इधर ले जाएंगे, तो यहां से y बाहर लिया, s माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इट इज इक्वल टू एम ई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इस वाले टर्म को नीचे डिवाइड कर देंगे, तो यहां से आपको मिलेगा y दैट इज डिफ्लेक्शन y इट इज इक्वल टू एम ई ओमेगा स्क्वायर अपॉन s माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर क्या करना है, इसमें से एम ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ऊपर बच जाएगा ये, और यहां बचेगा s अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से y बचेगा e अपॉन, और देखो ये क्या है, ये ओमेगा स्क्वायर है, और ये क्या बन रहा है s अपॉन m, ये ओमेगा n नहीं बन गया, ओमेगा एन, ये ओमेगा n बन गया, तो ओमेगा अपॉन ओमेगा n अपॉन ओमेगा बन गया ये स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1, ये हो गया आपका 1। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, व्हेन दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एसेंट्रिसिटी, ठीक है, व्हेन ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा एन, तब बताओ क्या होगा, व्हाट इज वाई, सर y इक्वल टू ई, है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब रिजोनेंस की कंडीशन है। रिजोनेंस मतलब ये हो गया कि आपका जो रोटर है ना, ये जो रोटर है ना, ये वाला कहां गया, ये रोटर बहुत दूर दूर तक डांस करेगा, इस तरीके से दूर दूर तक नाचेगा, कभी भी ब्रेक हो सकता है ये घूमे भाई, एक टाइम पे ये इस तरफ ज्यादा कंडीशन में होगा, एक टाइम पे ये इस तरफ ज्यादा कंडीशन में होगा, है ना, बहुत सारा एरिया कवर करते हुए डांस करेगा, और ये आपकी जो है वो कभी भी ब्रेक हो सकती है, आपकी शाफ्ट कभी भी ब्रेक हो सकती है, ये रेजोनेंस की कंडीशन होती है ना। तो बस कुछ नहीं है, अब
ठीक है, ये आपकी रेजोनेंस की कंडीशन हो जाएगी, दिस इज कंडीशन। और अगर इस टाइम पे क्या होता है, रेजोनेंस पे जो आपकी स्पीड होती है वो क्रिटिकल स्पीड होगी ओमेगा सी, जिसको आप अंडर रूट कहां से निकाल सकते हो, ओमेगा एन बराबर ओमेगा सी। इसको आप कहां से निकाल सकते हो, डेल्टा अपॉन सॉरी जी अपॉन डेल्टा से निकाल सकते हो ना, जी अपॉन डेल्टा, चाहे तो आप अलग एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। इसको क्रिटिकल स्पीड भी बोलते हैं ओमेगा सी, दिस इज ओमेगा सी, ये निकलता है, दिस इज अंडर रूट एस अपॉन एन, है ना, एस अपॉन एन। और इसको चाहे तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जी अपॉन डेल्टा। अब ये डेल्टा कैसे निकालेंगे बताए ना, अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है या फिक्स्ड बीम है तो डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 3i इस तरीके से निकालते हैं ना, सिंपली सपोर्टेड मान के। यस सर। पर डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशंस पता है कि नहीं पता भाई, डू यू नो कि नहीं, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 48ci पता है कि नहीं, इस तरीके से लगा देंगे। इसको सिंपली सपोर्टेड मान लेंगे, छोटी शाफ्ट होगी, इसको सिंपली सपोर्टेड मानेंगे और सिंपली सपोर्टेड मान करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं दिया है तो ये नॉट डेल्टा, ये डेल्टा आ जाएगा यहां से, तो ये पुट कर देंगे तो आपको ओमेगा सी वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक बस लास्ट पॉइंट और मैं आपको बता रहा हूं। ये अब एक बात बस मुझे बस लास्ट टर्म ये है, आपने देख लिया कि y जो हो गया लास्ट वन कि जो y की जो वैल्यू है, दिस y इज इक्वल्स टू ई अपॉन ओमेगा एन, सॉरी ओमेगा एन अपॉन ओमेगा, नॉट ओमेगा एन अपॉन ओमेगा -1 है, सॉरी दिस स्क्वायर ई अपॉन ओमेगा एन अपॉन ओमेगा स्क्वायर -1 है। क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाए? इफ मैंने मान लिया इफ ओमेगा एन अपॉन ओमेगा इज इसकी जो वैल्यू है इट इज लेस देन 1, यस सर। तो क्या होगा बताओ, y कैसा हो जाएगा, माइनस, y नेगेटिव हो जाएगा। यस सर। नेगेटिव का मतलब हो गया अब आपकी जो शाफ्ट जो डिफ्लेक्ट हुई है वो शाफ्ट कैसी हो जाएगी, एकदम सीधी होना चाहेगी, वो सीधी होना चाहिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि जब आपके टरबाइन्स घूमती है ना, टरबाइन रोटर पे तो माउंट होती है ना, टरबाइन्स होती है ना, कि पावर जब जनरेशन होता है तो रोटर घूमता है बहुत तेजी से, उस पर ब्लेड्स माउंट होते हैं। तो उस वाले केस में हम ये चाहते हैं कि ये वाली कंडीशंस फुलफिल हो, नहीं तो आपका रोटर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, आपका रोटर ब्रेक हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि एक तरीके से एक कंडीशन बन जाए कि ये जो y की वैल्यू है वो किसी तरीके से -e के बराबर आ जाए, और जैसे ही -e के बराबर आएगी आपकी शाफ्ट हमेशा कैसी रहेगी, फ्लैट रहेगी, फ्लैट। वो जो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट है वो वहां पर कोई भी चीज शो नहीं करेगा, कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि -e के बराबर हो जाएगा, और जैसे ये -e के बराबर हो गया तो जो डिफ्लेक्शन, स्टैटिक डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिला था वो 0 हो जाएगा और आपकी शाफ्ट अपोजिट साइड में चली जाएगी। ठीक है, मतलब फ्लैट हो जाएगी शाफ्ट। ये वाला जो डिफ्लेक्शन है y -e के बराबर हो जाएगा तो ये एकदम सेंटर में आ जाएगी ना शाफ्ट आपकी। ठीक है, तो ये इतना ही समझाना है इसमें। इसका ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो याद रखना है, बाकी इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे आगे। अब इसमें बस टॉर्सनल वाइब्रेशंस रह जाएंगे इसके न्यूमेरिकल के बाद। चलिए ये वाली क्लास हम यही फिनिश करते हैं। थैंक यू।